नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको रूबरू कराएंगे बिहार की जमीनी हकीकत से। आखिर क्यों होता है बिहार में लगातार पलायन? क्यों नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर होना पड़ता है? क्यों नहीं लग पाते हैं बिहार में उद्योग धंधे, और जो उद्योग लग भी जाते हैं वो आखिर क्यों बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं? इन्हीं सब बातों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता मंजीत ठाकुर ने। देखते हैं मंजीत ठाकुर की ये बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट। अभी मैं हूं दरभंगा में, मिथिला के हृदय स्थल में। इस रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिथिला के इलाके में, खास करके दरभंगा और मधुबनी में, औद्योगिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से कैसे एक ठहराव आया है, कैसे ये विकास की गति अवरुद्ध हुई है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सिंहद्वार है मिथिला के राजघराने के, यानी दरभंगा के राजघराने के किले का। ऐसा ही वैभव हुआ करता था कभी मिथिला का, लेकिन वो समय के साथ छिजता गया। हम पड़ताल करेंगे कि कैसे ये ठहराव आया है, कैसे इसकी विकास की गति अवरुद्ध हुई है। मिथिला में औद्योगिक विकास कहाँ पहुँचा है, इसकी पड़ताल के लिए हम जाएंगे अशोक पेपर मिल जो दरभंगा से सटा हुआ है। हम कोशिश करेंगे जाने की रोहट और रैयाम जहाँ पर चीनी मिलें हैं वो क्यों बंद पड़ी हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। मधुबनी और दरभंगा के दो जिलों में हम घूम कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्रीय असमानता के तराजू पे मिथिला क्यों गैर बराबरी का शिकार हुआ, क्यों असमानता का शिकार हुआ। बिहार के विकास की जो सच्चाइयां हैं वो उसके आंकड़ों से मेल क्यों नहीं खाती हैं, खास करके इन दो जिलों में, इसकी पड़ताल करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे ये सच्चाई जानने की, ज़मीनी हकीकत जो है वो कितनी अलग है इन आंकड़ों से, खास करके गंगा के उत्तर और दक्षिण के ज़िलों में विकास के दावे और विकास के जो सच्चाइयां हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। अभी मैं हूं दरभंगा के नज़दीक अशोक पेपर मिल में। उत्तर बिहार के मिथिला इलाके में औद्योगिकरण के ख़त्म होते जाने और उसके साथ ही रोज़गार के साधनों के छींचते जाने की मिसाल है अशोक पेपर मिल। ये पेपर मिल लूट और भ्रष्टाचार की वजह से एक फलते फूलते उद्योग के ख़त्म हो जाने की एक कहानी है, और उसके साथ ही ये दास्तान है सियासी वादों के टूटने और टूटते जाने की। 1958 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने अशोक पेपर मिल की स्थापना की और उसके लिए 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, और जिन किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया गया उनसे कहा गया कि उनके लिए रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। अशोक पेपर मिल चालू हुआ। यहाँ का कागज भारत में बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का माना जाता था, लेकिन 1963 आते आते मिल का लिक्विडेशन शुरू हो गया। 1970 में सरकार ने इसका अधिग्रहण किया, और तब बिहार सरकार और असम सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने इसे संयुक्त उपक्रम में बदल दिया, और इसके लिए वित्त की व्यवस्था की IDBI ने। अशोक पेपर मिल में कागज बेहद उम्दा होता था, लेकिन 1982 आते आते कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की वजह से यह मिल आखिरकार बंद करना पड़ा, यानी उत्पादन बंद हो गया। तो यहाँ काम करने वाले 1200 कामगार बेरोजगार हो गए। उनमें से ज़्यादातर लोग यहीं के थे, यहीं के स्थानीय आबादी के, और उनमें से भी बड़ी तादाद थी पिछड़ी जातियों की। जाहिर है वे सड़क पर आ गए। 1987 आते आते राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसे शुरू करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बजट दिया वो असम की यूनिट के लिए दिया। दरभंगा का यूनिट बंद ही पड़ा रहा। केस अदालत तक पहुंचा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोबू कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड को इस कंपनी का हिस्सा मिला। असम और बिहार सरकार के जो 6 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए थे, जो हिस्सा था, उससे 16 किस्तों में इस कंपनी को वापस करना था, लेकिन इस कंपनी ने उसकी सिर्फ 2 किस्तें जमा की, और इसके बदले जो वित्त कंपनियां हैं उससे इसने 30 करोड़ रुपए उगाही कर लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस कंपनी के अधिग्रहण के बाद NFCL 18 महीने के अंदर पहला फेज शुरू करेगी, और शर्तें थी कि जो 471 कामगार बचे हैं, 1200 कामगारों में बाकी के लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे, लेकिन जो 471 कामगार बचे हैं उनको वापस नौकरी पर रखना होगा। इस मिल परिसर के अंदर की कोई भी परिसंपत्ति बाहर नहीं ले जाई जा सकती थी, लेकिन पहला फेज कभी शुरू नहीं हुआ। 1998 में आकर एक ट्रायल रन चलाया गया, जहां इंजीनियरों ने बताया कि इस
कंपनी के अंदर, इस मिल परिसर के अंदर जो मशीनरी है उसमें 95% बिल्कुल सही सलामत है। सिर्फ 5% को थोड़े मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की मशीनरी बाहर ले जाकर बेची जाती रही। भ्रष्टाचार और लूट का इससे बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। इसके साथ ही मिथिला की जो आर्थिक औद्योगिकरण की जो रीढ़ थी उसको एक और झटका लगा और औद्योगिकरण की आखिरी उम्मीद भी टूटती सी लगी। 1998 में इंजीनियरों की जो रिपोर्ट आई थी उससे मालिकान ने एक और दांव खेला और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से 8 करोड़ रुपए उन्होंने लिए वर्किंग कैपिटल के रूप में। दोहन यहीं तक नहीं रहा, इस परिसर के अंदर करीब 2500 से अधिक पेड़ थे, इसमें एक भी पेड़ साबुत सही सलामत नहीं बचा है। रेल की पटरियां उखाड़कर बेच दी गई। 1.5 किलोमीटर लंबा पानी का पाइपलाइन था जो बागमती रिवर से आता था, वो बेच दिया गया। कुल मिलाकर जितनी संपत्तियां थी जिनको बेचा जा सकता था वो बेची जा चुकी हैं। लोगों की उम्मीदें धूमिल पड़ी हैं। हर बार उनके मन में ख्याल आता है कि आखिरकार ये अशोक पेपर मिल शुरू कब होगा। ये वैश्विक युग है। इस युग में मूल कारण टका धर्मम टका कर्मम, टका नहीं है तो उसके पास में क्या रह जाएगा। समाज के उपेक्षित दायरे में यहाँ के कार्यरत मजदूरों का परिवार दिन गुन रहे हैं और उनकी आंखों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। यहाँ जो मिल चल रहा था वो मिल का जितना सामान था वो खराब कह के और उस सभी सामान को गोधा यहाँ से ले गया और जितना वो वेस्टेज कह के सामान ले गया वह सब कारगर सामान था, कीमती सामान था। जो मिल का सामान उस ज़माने में इंग्लैंड से मंगाया गया था और कोई सामान खराब नहीं था, उसको यहाँ से ले जाके बेच दिया। उसी क्रम में यहाँ एक हादसा भी हुई। बिहार सरकार में बैठे हुए लोग एक बार भी बिहार के बंद या अशोक पेपर मिल के बंद होने पे बिहार विधानसभा में परिचर्चा करवाया हो, डिबेट करवाया हो, बिहार के कैबिनेट में उसकी चर्चाएं हुई हो कि कैसे इसको शुरू किया जाए, ये कभी नहीं हुआ है। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, जो विधायक बनते हैं या इस क्षेत्र के जो भी सांसद बनते हैं, उन्होंने एक बार भी लोकसभा विधानसभा में इस विषय को कभी उठाया नहीं। हालात बहुत बुरा है। इस मिल को देख के आह को भरने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जितने उद्योग धंधे यहाँ थे, जितने फैक्ट्रीज थे, एक एक करके सब बंद होते चले गए। या वो रेयाम शुगर फैक्ट्री हो, लोहर शुगर फैक्ट्री हो, सकरी शुगर फैक्ट्री हो, अशोक पेपर मिल हो, एक एक करके सब बंद होते चले गए और उसको चलाने में के लिए फिर से कोई प्रयास नहीं किया गया। खास करके इधर 10-15 साल के दरमियान जहाँ तक औद्योगिक विकास की बात है वो 15 साल में और पीछे चला गया। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अशोक पेपर मिल नहीं है, ये सिर्फ अशोक पेपर मिल का अस्थि पंजर है। ये सियासी दलों के वायदों के टूटने की कहानियां हैं। ये दास्तान है कि कैसे मिथिला का औद्योगिकरण खत्म कर दिया गया लूट और भ्रष्टाचार से। ये दास्तान है कि कैसे आम लोगों की उम्मीदों पर बार बार तुषारापात किया गया। ये कहानी सिर्फ एक उद्योग के खत्म होते जाने की नहीं है, बल्कि ये मिथिला की नियति से जुड़ा हुआ सवाल है जो कहीं न कहीं सियासी दलों के नियत पर सवाल खड़ा करता है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़, दरभंगा। ये लोहट है, लोहट का चीनी मिल। लालू के शासनकाल में ही लोहट चीनी मिल बंद हुआ था और आसपास के लोग जो यहाँ काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। 20 बरस बीत गए, चीनी मिल की किस्मत नहीं खुली। मिथिला के लोगों में, खास करके दरभंगा और मधुबनी के लोगों में हताशा बढ़ती जा रही है। कोई नया उद्योग यहाँ नहीं खुला, किसी नए उद्योग का कोई शिलान्यास नहीं हुआ। जो भी नए प्रोजेक्ट आए, चाहे वो एम्स का हो, चाहे चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान का हो, चाहे चाणक्य लॉ स्कूल का हो, सब कुछ पटना के इर्द गिर्द समेटा गया। अगर भूसे से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट की बात हुई तो वो गया की ओर मुड़ गया। कोयला आधारित प्रोजेक्ट था तो वो औरंगाबाद चला गया। मिथिला का मानव संसाधन बाहर जाकर औने पौने दामों में अपने श्रम की बिक्री करता है, अपने मेहनत को बेचता है। मिथिला का मानव संसाधन बाहर जाने के लिए मजबूर है, पलायन करने के लिए मजबूर है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों। यहाँ के लोग पूछते हैं कि सौतेला व्यवहार इस इलाके के साथ, इन दो जिलों के साथ किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है
और नेताओं को इन सवालों से दो चार होना पड़ेगा। क्या करते हैं आप यहाँ पे? सिपाही में काम करते हैं। तो अब क्या चल रहा है? मिल कब से बंद हुआ? 97 से बंद हो गया। अच्छा, बताइए अपनी समस्या बताइए आप। हमरा को घर से आते हैं, खा कर आते हैं, ड्यूटी करके जाते हैं और कुछ मिलता नहीं है। कितने दिन से सैलरी बंद है आपकी? 97 से। 1997 से? 97 से। अच्छा, लगभग 20 साल होने को आया। हाँ 20 साल हो गए, 18-19 गए 20 साल। तो ऐसा कहा गया कि ये मिल खुलेगा, चीनी मिल। वो तो क्या बार पार्टी लिया और पार्टी भाग गया यहाँ से। इसके अंदर मशीन वगैरह है? मशीन सब वगैरह है, एकदम टंच है। डेली सिपाही रहता है 3 शिफ्ट में। अच्छा, लेकिन मिल नहीं चलता। मिल नहीं चाहता। तो यहाँ जो लोग काम करते थे बाकी लोगों का क्या हुआ? जैसे आपको सैलरी नहीं मिला, बाकी लोगों का? बहुत तो मर गया, बहुत रिटायर हो घर के मर गया। हम 1 साल और हमारा ड्यूटी है और 1 साल और ड्यूटी करेंगे, इसके बाद रिटायर हो जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे काम करते हैं तो कोई देखने वाले के लिए आता है, कोई पूछने के और लिए? जनरल मैनेजर है पटना में है, कॉर्पोरेशन है पटना में है, CMD पटना में है और जनरल मैनेजर पटना में रहता है। यहाँ कभी नहीं आता। देख सकते हैं आप किस तरह से झाड़ झंखाड़ उगा हुआ है और यही स्थिति है मिथिला में, दरभंगा और मधुबनी में उद्योगों की। ये देखिए मशीनें पड़ी हुई हैं और आइए यादव जी आप हमारे साथ आइए। ये देखिए ये मशीनें हैं, किस स्थिति में हैं। निजीकरण का प्रयास हुआ, निजीकरण में मशीनों को देख करके शायद उनकी दिलचस्पी नहीं जगी इसमें। मशीन के देख करके नहीं चला, यहाँ कुर्सियाँ खरीदने में मुश्किल है। अच्छा, सरकार की। हाँ। तो इसी द्वारा भाग जाता है पार्टी। यहाँ ऑर्डर नहीं होता है, हो जाता है ऑर्डर नहीं होता है। अच्छा, ऑर्डर नहीं होता। चीनी वगैरह जो है चीनियों है अभी। अच्छा, चीनियों है 4000 बोरा। 4000 बोरा अभी भी चीनी है? गोदाम में है। अच्छा, अथी बैंक का अच्छा, सील लगा हुआ है, गोदाम में है चीनी। इस सब को हम उगाते हैं हम लोग। कारखाना हालांकि नहीं चल रहा है लेकिन उसकी जो रक्षा जो है वो बराबर हो रही है। 3 शिफ्ट में सिपाही लोग आते हैं, यहाँ काम करते हैं। और दिखाइए कुछ हम लोगों को। इसको हम लोग जो है इसको कह सकते हैं कि एक उद्योग का कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है ये। बिहार के लोग मुंबई में या बाहर किसी भी जगह जाते हैं तो उनको बाहरी कहा जाता है, उनके साथ कुछ उपेक्षा का व्यवहार भी होता है। कई बार ये मसला जो है मीडिया में आया भी है, आप लोगों के सामने आया, देश के लोग जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर उसकी अपनी धरती पर रोजगार के जो साधन थे वो किस तरह खत्म होते गए, उसकी ये कहानी। लोहट का ये चीनी मिल है, देखिए ये कितनी पुरानी मशीनरीज है। इस इलाके में तिरहुत जो है वो 40% चीनी उत्पादन करता था पूरे देश का। एक वक्त ऐसा भी था और आज की स्थिति इतनी है कि ये घट करके 4% के आसपास आ गया है। और आजादी के 6.5 दशक के बाद भी अगर उद्योग धंधों की यही स्थिति है, रोजगार की यही स्थिति है, तो जाहिर है जवाब देना चाहिए सियासी दलों को कि ये स्थिति क्यों है। एक बार मैं चाहूंगा कि राकेश कैमरे से दिखाएं कि किस तरह का बड़ा विशाल चीनी मिल था, ये चीनी उत्पादन होता था। अभी हमें यादव जी ने बताया, जो यहाँ पे सुरक्षा गार्ड हैं, कि यहाँ पे 4000 बोरे चीनी अभी भी सील लगा हुआ है, बंद है, उत्पादित चीनी। इन सब की वजहों को तलाश करना होगा। कई बार वादे हुए हैं, आश्वासन दिए गए हैं कि चीनी मिल को दोबारा खोला जाएगा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार वापस मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं है, ये सर्वविदित बात है। अब हम आगे जाएंगे तो ये कोशिश करेंगे देखने की कि मिथिला की जिस संस्कृति की, पान मखान दही चूड़ा के साथ चीनी खाया जाता है मिथिला में, चीनी की स्थिति आप देख चुके हैं। आखिर संस्कृति एक मोटी बात नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों में किसी इलाके की संस्कृति होती है, उनका ह्रास कैसे हुआ है, उनमें कैसे छीजन आई है, इस पर एक नज़र डालेंगे। ये क्या था? गोल टन की है, रस पकता है। अच्छा, और यहाँ पर रस ओजन होता था। यहाँ से पेड़ा कराता था तो यहाँ पर ओजन होकर के उसमें रस आता है। यानी वहाँ उस इलाके में जो बता रहे हैं यादव जी की, वहाँ पर गन्ने को पेरा जाता था, उससे रस निकलेगा और यहाँ पर उसका वजन होगा और उसके बाद वो इस टैंक में जाएगा। उस टंकी से फिर यहाँ आता है, यहाँ फिर इस टंकी में, अच्छा, इस टंकी में, इस टंकी में से फिर ये आया उसमें, अच्छा, उस टंकी में,
उस टाइम की टेबुल में, और टेबुल में से तब पानी में जाता है, और पानी में चीनी बनता है, और चीनी बन करके यहाँ नीचे आता है। और क्या क्या है सर? आइए ना दिखा देते हैं। बॉयलर है, इसके ऊपर जाने के बाद जैसे जो हालत आप देख रहे हैं कि मशीनरी की क्या है, वहाँ पे ऊपर में चीनी बनता था। चीनी बनता है वहाँ ऊपर में, और यहाँ से खलास होता है, चीनी उसमें आता है। अच्छा, और वहाँ से चीनी जो बना हुआ, जो चीनी के जो दाने हैं वो नीचे आते हैं उसमें आते हैं, और साफ होता है, अच्छा, यहाँ पे उसकी सफाई होती है और उसके बाद चला गया बाहर। अच्छा और चीनी देखिए उसमें आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ से जो साफ सूखा हुआ चीनी है वहाँ नीचे गिरता था, और वहाँ पर बोरे लगा करके उसको वजन करने के लिए सामने एक कांटा लगा हुआ है। इस पर सिलाई होता है। अच्छा, और इस पे बोरे की सिलाई होती थी। लेकिन अब जो है यादव जी, अब सब इतिहास हो गया है, ये सब अब सब इतिहास का हिस्सा है, और इस इतिहास ने, इस खराब इतिहास ने दरभंगा और मधुबनी का जो है भविष्य और वर्तमान खराब किया हुआ है। और इस इलाके में थोड़ी भूगोल की भी दिक्कत हो गई है, क्योंकि गन्ना किसान जो हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं। वो अब गेहूं और चावल की खेती करते हैं। अच्छा, ये सामने जो है राकेश, अगर आप दिखाएं, ये सामने गोदाम है जिसमें चीनी पड़ा हुआ है, लेकिन बीच में बरगद का ही जो जंगल है, ये बरगद उग गया है, और पीछे ट्रेन का डब्बा भी है। रेलवे इसी से वजन लाते थे शायद, यहाँ से जो है चीनी पैक होकर के बोरों में वहाँ से आगे जाया जाता था। लेकिन सब हम बार बार कह रहे हैं ना कि ये सब इतिहास का हिस्सा हो गया है। 1914 में रैयाम शुगर मिल में, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, चीनी का उत्पादन होता था, शुरू हो गया था। और तिरहुत का पूरा इलाका, दरभंगा मधुबनी को साथ अगर ले लें, तो ये देश भर के कुल चीनी उत्पादन का 40% यहीं से उत्पादन होता था। लेकिन अब इसकी हालत आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन राकेश अगर थोड़ा पैन करें तो ये वो इलाका है, वो एक जगह है, वो एक कमरा है जहां पर तिजोरी आप सामने देख रहे हैं, शुभ लाभ लिखा हुआ है। लेकिन इससे क्या लाभ हुआ लोगों को, किस तरह से हुआ? कागज चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। और 1997 आते आते 1970 से ही हालांकि ये घाटा शुरू हो गया था इस चीनी मिल का, और बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए अपने। 2006 में इसका निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण के पीछे उद्देश्य ये था कि शायद इसको फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन जो हालत आप देख रहे हैं, निजीकरण के बाद यहाँ जो मशीनरी थी उसको धीरे धीरे कबाड़ के रूप में बेच दिया गया। लेकिन जिन शर्तों पर निजीकरण किया गया था कि यहाँ उत्पादन होगा फिर से शुरू, और यहाँ की जो कर्मचारी हैं उनको रखा जाएगा, उनका जो बकाया था, जो गन्ना किसानों का 8.5 करोड़ रुपया बकाया था वो मिलेगा, कर्मचारियों का जो बकाया था वो मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इन रद्दी का जो ढेर है, जो आसपास आप देख रहे हैं, ये रद्दी का ढेर नहीं है, वो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो रैयाम चीनी मिल की इतिहास को बताते हैं, इसके स्वर्णिम गाथा को बताते हैं। मेरे हाथ में भी एक चिट्ठी आई है, बिहार विधानसभा सचिवालय का मुहर का जो मुहर है वो देख सकते हैं, और उसमें आप्त सचिव अध्यक्ष बिहार विधानसभा पटना, ये भी आप देख सकते हैं, उनका मुहर है। और इस चीनी मिल में जो दैनिक मजदूरी या आकस्मिक मजदूर हैं उनके भुगतान के बारे में ये अध्यक्ष महोदय बिहार विधानसभा को लिखा गया है ये पत्र, और इस पर डेट जो पड़ी है वो है 12/2/1991 की। और उन लोगों के नाम हैं इसमें जिन कर्मचारियों ने चिट्ठी लिखी थी: मोहम्मद तफज्जुल, सुरेश ठाकुर, बदरुल हक, योगेंद्र शाह, उबैदुर रहमान, राम बहादुर सदाय, बहुत सारे लोगों की लिस्ट है। ये चिट्ठियों का एक बंडल है जो बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बोरिंग कैनाल रोड को ये चिट्ठी लिखी गई थी। चिट्ठी संख्या 530/91। इन कागज़ों के ढेर को यहीं छोड़ देना बेहतर है। और आप देख सकते हैं कि ये चीनी मिल, उसकी क्या हालत है। ये चीनी मिल एक प्रतीक है पूरे दरभंगा मधुबनी इलाके में, इन ज़िलों के इलाकों में जो उद्योग धंधे हैं उनकी बुरी स्थिति का। लोगों के पास रोज़गार नहीं है। क्यों नहीं है, उसका एक जवाब है कि चीनी मिल रैयाम का चीनी। महाप्रबंधक से मिलने का वक्त यहाँ लिखा हुआ है, प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक, संध्या 4 बजे से 5 बजे तक उपस्थित रहने पर। अब यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है। और ये मिल अपनी बदहाली को नहीं रो रहा है सिर्फ, ये पूरे मधुबनी और दरभंगा इलाके में जो उद्योगों की स्थिति है, जो खराब स्थिति है,
उसका एक नमूना है और उस पर आंसू बहाने वाला आज कोई नहीं है। आज़ादी के बाद से बिहार में कई विकास योजनाएं चलाई गई और खास करके पिछले 3 दशकों में भी योजनाओं की बहुत सारी झड़ी लगी, लेकिन उनमें से कोई भी योजना मिथिला के लिए नहीं थी। एनटीपीसी का ताप विद्युत परियोजना अगर लगी तो वो बाढ़ यानी मोकामा के पास चली गई। अगर जल जमाव से मुक्ति की योजना हो या विश्वविद्यालय हो नालंदा का, इनमें से कोई भी मिथिला के लिए नहीं था। मैंने अगर जल जमाव की मुक्ति की बात कही, जल जमाव से मुक्ति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मधुबनी और दरभंगा इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे हैं, लेकिन इन दोनों शहरों का नाम इस योजना में नहीं है। मेरे दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं ये भट्ठी थी इस शुगर मिल की, चीनी फैक्ट्री की, लेकिन इस भट्ठी की क्या हालत है ये साफ देखी जा सकती है। चीनी जो है वो किसी भी खाने में मिलकर उसको मीठा बनाती है, लेकिन इस जगह की रैयाम की कड़वी सच्चाई क्या है वो तो आप तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं। क्या हुआ इसका, कैसे बंद हो गया ये? पहले मैं दिल्ली रहता था, जब से मैं घर पे रह रहा हूँ आज 5 साल से। 5 साल पहले आया तो पता चला कि मिल बिक चुकी है। जिस मालिक ने इसको लिया अभी फिलहाल वो कुछ नहीं कर रहा है इसके पीछे। उसका एक ही मकसद है, हमने अपना कमा लिया, बात खत्म। सरकार को ठग रहे हैं। पूछना चाहते कि जो यहाँ पे लोग काम करते थे उनका क्या हुआ? नौकरी खत्म हो गया लोगों का। अच्छा, ऐसे बेकार फिर रहे। क्या मतलब करते क्या है फिर? लेकिन कुछ तो करते होंगे। अब क्या करते हैं उतना तो हम लोग को नहीं पता है। लेकिन उनको बकाया जो था उन कर्मचारियों का, बकाया मिला क्या? किसी को कुछ नहीं मिला। बंद होने के बाद सर कुछ देवे नहीं किया सरकार का, हर चीज़ हुआ। जो रिटायर हुआ था उन लोग को 1-1 लाख रुपया दे के बस खत्म कर दिया नौकरी। लेकिन इसको तो फिर से शुरू करने की योजना थी ना कि भाई इसको निजी। और कोई है ही नहीं है तो कौन करेगा? ये तो पूरे फील्ड बंद है, पूरे मिल बेच के खा गया, उसको क्या करेगा? मिल से हम लोगों को माल मवेशी का तकलीफ है, खाने पीने का तकलीफ है। मिल था चल रहा था तो बहुत सारा यहाँ पर खुशहाली था। मिल के बंद होने से बहुत सारा नाराज है, बहुत सारा जनता में आक्रोश है इस सरकार के प्रति। को मिला बकाया पैसा वैसा मिला? बकाया को जब अभी तक मिल नहीं रहा है। पेंशन भी नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी मैनेजर नहीं है तो ये है नहीं है, वो कालुली हो रहा है। गरीब का देखने वाला दुनिया में कोई सब कहबे करता है, देखेंगे हम देखेंगे, हमारे किसी से देखा पर नहीं लगता है। नेताजी लोग तो यही अगले 10 वर्ष पहले 2 पंचवर्षीय बीत गया, उसके आगे यही रैयाम फील्ड में आकर के वो पार्टी लोग ने ऐसा ऐलान किया था जिसमें कि हम लोग उपस्थित थे, जो कि ये दरभंगा मधुबनी के 3 चीनी मिल नहीं, बिहार में 15 चीनी मिलें हैं। अगर हम लोग की जीत हुई और सरकार बनेगी तो 15 मिल का धुआं देखा करके रहेगी। किसानों के लिए नहर बनाई गई। दरभंगा और मधुबनी में नहरों का जाल बिछाने का वादा किया गया था। गन्ना किसानों के लिए खास करके जो नहर आप देख रहे हैं इधर दाहिने साइड में, इसमें जिस तरह से गंदगी है और जिस तरह से उड़ाही नहीं हुई है वो तो दिख ही रहा है। साथ में इसका फाटक आज से करीब 7 साल पहले बना था और जिस साल बना था उसी साल टूट गया था। हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज़। मुमताज भाई, ये बताइए कि क्या हुआ था इस नहर के साथ? इस नहर के साथ फाटक जो हमारे सबके गांव में जो है सकर 10-15 साल उपजा कोई चीज़ का नहीं हुआ। अगर वो बना भी तो 2-3 साल चले और उसके बाद वो दहस में चल रहा है। पानी इधर बंद करे उधर टूटता है, इधर बंद करता उधर टूटता है, हर साल ऐसे ही होता है। और सरकारी विभाग कोई? सरकारी विभाग में कोई आता जाता नहीं, कोई आता जाता नहीं। अगर कहा भी जाता है यहाँ पर तो हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे, बस इससे आगे कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, यहाँ से जो मैं आया हूँ, सड़क जो है रैयाम से यहाँ आया हूँ, तो सड़क भी कुछ खास नहीं है? कुछ खास नहीं है सर। क्या टूटी हुई है? टूटी हुई है सर, से तो देख ही रहे हैं। अगर रात बिहार कोई ऐसा गाड़ी आवे जो पलटी मारे तो लाश का पता नहीं चलेगा, ऐसा जगह है यहाँ पर। तो बिहार के विकास के जिन आंकड़ों की बात की जाती है, जो बाहर के लोग, भारत के लोग बिहार के विकास के आंकड़ों को देखते हैं कि 15% विकास हुआ है, यहाँ आकर के सच्चाई पता चलती है कि किसानों के लिए उस विकास में कोई हिस्सेदारी नहीं है। सड़कों के जाल की जो बात की जाती है, सड़कों की हालत खास करके इन 2 जिलों में बहुत ही खराब है। तो आज हमने आपको दिखाया बिहार में विकास के दावों का जमीनी सच। बिहार में रोजगार के लिए पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा दशकों से बना रहा है और आज भी बिहार चुनाव में पलायन एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
बिहार के इस प्रकार के जमीनी मुद्दों से हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।